नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम। वही सेट है और इस पर हम पूरे को पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उस घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित हैं। ओके, तो किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं वो हैं आपके किससे? वो हैं आपके रायबरेली से। ओके, किससे? रायबरेली से हैं। ये कौन से एशियाई खेल थे? ये थे आपके 18वें एशियाई खेल। कौन से वे थे? 18वें एशियाई खेल थे इसमें। ओके, यहाँ पर ये जापान की एक 18 वर्षीय रिकोगो इकी थी जो तैराकी में 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतकर सर्वाधिक 8 पदक जीतकर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनी थी। ओके, और यहाँ पर आगामी जो 19वीं एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो आपका 2022 में चीन में हांगझोऊ में प्रस्तावित किया जाएगा। ओके, ये भी इससे आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। ओके, और इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ये थे इस टाइम के 24 जनवरी 1950 के टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादक के रूप में चुना गया है। तो वो किसके रूप में चुना गया है? उत्पादक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिद्धार्थ नगर। क्या हो जाएगा? ये सिद्धार्थ नगर। और इसके लिए इसको एक GI टैग भी मिला हुआ है। ओके, इसको भी आप ध्यान रखना। किसके लिए? ये धान के लिए, चावल के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? ये हुआ था आपका एटा में। कहाँ पर हुआ था? एटा में। ये सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म है। ये 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले पटियाली नामक ग्राम में, वर्तमान में कासगंज में जो पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। ये तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। किसका? तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है इनको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है। तो जो बहू बेगम का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका फैज़ाबाद में। कहाँ पर है ये? फैज़ाबाद में। ये फैज़ाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। ओके, और इसका जो निर्माण किया था वो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? सिजाउद्दौला ने करवाया था। ओके, प्रिय बेगम अनुमज जोहरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो किसको बुलाया जाता था? वो बुलाया जाता था आपका गिरजा देवी को। किसको? गिरजा देवी को बुलाया जाता था। ओके, ये अपने शिष्य को प्यार से क्या बुलाती थी? अप्पा जी बुलाती थी। ओके, गिरजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती हैं। ये एक प्रसिद्ध ठुमकी गायकी हैं। क्या है ये? ठुमरी गायकी। चलिए ये क्वेश्चन ये भी आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो है आपके नाथ से। किससे संबंधित है? नाथ से। और जो यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था योगी आदित्यनाथ जी का, वो हुआ था आपका 5 जून 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी में। और ये वर्तमान के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, अब इस टाइम जो 2022 में बने हैं वो बने हैं आपके 22वें मुख्यमंत्री। कौन से वाले बने हैं? 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, इनका कैसे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो किसकी सीमा लगती है? वो लगती है आपकी
महाराजगंज की। ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। ओके, किससे लगती है? नेपाल से लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? और खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये किसके हैं? ये हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में, किसमें? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, खालसा सिख धर्म के विविधता दीक्षा अनुयायियों का सामूहिक रूप है। क्या है? अनुयायी सामूहिक रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में से सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो सोने की मात्रा कितनी है? वो है आपकी 8.46 मैट्रिक टन है। ओके, ये किसकी है? 2017-2018 की। ओके, अच्छा चलिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसमें ही बनता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद की मात्रा 8.46 मैट्रिक टन है इसकी। ओके, 9 वर्ष की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किससे की थी? आनंद कारज के नाम से की थी। तो वो कौन से थे? वो थे आपके श्री गुरु अमरदास। कौन थे? श्री गुरु अमरदास थे। ओके, इनका जो विवाह पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? हिंदू अधिनियम के तहत हुआ था। वो आपका जो होगा आनंद कारज एक्ट 2012 में तहत हुआ था। ये 2012 एक्ट में के तहत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा भारतीय राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, कौन सा है वो? आंध्र प्रदेश है। अब क्रम के अनुसार, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विकल्प में न दिए जाने के कारण आंध्र प्रदेश होगा। अगर इस जगह पर यूपी होता आपका, तो यूपी पहला स्थान लेता है। पहला यूपी लेता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। ओके, चलिए ये भी आप नोट करते जाना साथ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो जो घाटे की जो राशि थी वो आपकी थी 156.80 बिलियन। ओके, ये किसकी है? 2017-2018 के भारत के व्यापार घाटे की रिपोर्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन या कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1975 ईस्वी में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओके, अच्छा, तथा राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे आपके अलबरुद्दीन अली अहमद। कौन से थे? अलबरुद्दीन अली अहमद। कब? 1975 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? जो निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, उस मिलान को कीजिए। चलिए, तो इसमें निम्नलिखित में तो जो सही मिलान होगा हमारा वो है आपका सी कि अनुच्छेद A1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, अनुच्छेद बी क्या कहता है? तो जो अनुच्छेद 19B है ये क्या है? ये है आपका सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या है? सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इस जगह पर इसलिए ये गलत हो जाता है। और 19C क्या कहता है आपका? 19C है इसमें संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संगठन या स्वतंत्र बनाने की संघ। चलिए अनुच्छेद 19E क्या कहता है? तो ई कहता है आपका
कि निवास की स्वतंत्रता, जो इंसान यहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। ओके, और इस जगह पर जो जी दिया हुआ है, जी किस लिए गलत है कि यहाँ पर ये 19 जी का मतलब ये नहीं है। 19 जी का मतलब है आपका उपजीविका और आदि की स्वतंत्रता। किसकी? उपजीविका और आदि की स्वतंत्रता। इसलिए ये तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है देख लेते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हमारा सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है हमारा सी, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी हमारा सही है। और डी देख लेते हैं, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये हमारा इस जगह पर गलत हो जाता है। ओके, 30 वर्ष ना होकर वो कितना है? 35 वर्ष। 35 वर्ष का होगा तो वो राज्यपाल बनने योग्य होगा। ओके, चलिए राज्यपाल का त्यागपत्र जो राष्ट्रपति सौंपता है, और राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? वो किया जाता है आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर। ओके, किसे किया जाता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह कर। किसको? केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये हमारा यहाँ पर सही होगा। ओके, तो यही हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ओके, ये किस सन में थे? ये थे आपके 1967 में। 1967 से और 1969 तक ये रहे थे। ओके, कितने साल रहे थे? ये 2 साल रहे थे। और इनके बाद आए थे आपके फरुखुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल था फरुखुद्दीन अली अहमद का, वो कार्यकाल था आपका, ये था 1974 से 1977 तक। ओके, इनके बाद जो आए थे वो कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ओके, अब जो इनके बाद थे वो थे आपके APJ अब्दुल कलाम। इनका जो कार्यकाल था वो था आपका, कब से था? वो था आपका 2002 से 2007 तक। कब तक था? 2002 से 2007 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? वो है आपकी अम्मान। किसकी? अम्मान। यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा है आपकी जॉर्डन दिनार। क्या है? जॉर्डन दिनार है। ठीक है, चलिए इनको भी आप नोट करते जाना साथ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो निम्नलिखित में किसकी मंगोलिया की मुद्रा कौन है? तोगरोग। कौन है? तोगरोग। और जो मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है? उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। ओके, जो मैं आपको फैक्ट बताता जा रहा हूँ उनको भी आप नोट करते जाना साथ के साथ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स एक इसकी जो मुद्रा है वो आपकी वैसे तो तुगरीन है लेकिन तोगरोग भी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एशियाई में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। जो एशियाई में तीसरा सबसे आबादी वाला देश है वो है आपका इंडोनेशिया। कौन सा है वो? आपका इंडोनेशिया। एशियाई देश में आबादी वाला देश। ओके, तो विश्व का जो सर्वाधिक वाला महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? वो है आपका चीन। ओके, ये पहला स्थान प्राप्त करता है। और उसके बाद आपका भारत है और तीसरे स्थान पर है वो आपका क्या है? इंडोनेशिया है। ओके, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो एक किसका है सबसे बड़ा वन क्षेत्र? वो है आपका ब्राज़ील का। किसका है? ब्राज़ील का, जो आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है उसमें है ये। ओके, चलिए, और ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश ब्राज़ील है। जो इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। क्या है इसकी राजधानी? ब्राज़ीलिया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अच्छा, गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है आपकी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के तयंग नामक पहाड़ी से निकलती है। ओके, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए, अब ये महानदी है, आपकी महानदी है। महानदी की जो लंबाई है वो है आपकी 885 किलोमीटर। कितनी है? 885 किलोमीटर। यह नदी सिहावा पर्वत क्षेत्र छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है ये आपकी। चलिए, कृष्णा नदी है। अब ये कृष्णा नदी है आपकी, कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 1400 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 1400 किलोमीटर ये कृष्णा नदी की लंबाई है। ये कहाँ से निकलती है? ये नदी महाबलेश्वर की जो चोटी है ना, वहाँ से ये निकलती है। ओके, चलिए अगला, इसी में एक नदी और है, ये है आपकी कावेरी। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 765 किलोमीटर। ये निकलती कहाँ से है? इसकी जो पश्चिमी घाट उद्गम है आपका कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी चोटी से होता है। कहाँ से होता है? कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मा चोटी से इसका उद्गम होता है। ओके, और इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 765 किलोमीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, जो हम पेपर करा रहे हैं वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर है आपका, ये 2019 का पेपर है। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? वो है आपका साथी। क्या नाम है? साथी। जो कब किया गया था? ये जुलाई 2018 में। किसने किया था? ये किया था आपका सीआरपीएफ द्वारा मोबाइल सहायता केंद्र शुरू किया था। ओके, किस में चलेगा ये? मोबाइल सहायता केंद्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापारिक संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो किसने कर दिया है? वो कर दिया है आपका नेपाल ने। ये कब किया था? अक्टूबर 2016 में नेपाल के साथ 7 वर्षों के लिए व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? वो जीते थे आपके 132। ओके, इसमें अब चीन ने 132 जीते थे और यहाँ पर जो जापान है, जापान ने 75 स्वर्ण पदक जीते थे। ओके, ये भी आप नोट करते जाना जो मैं बता रहा हूँ। दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में 49 स्वर्ण पदक जीते थे दक्षिण कोरिया ने और तीसरे नंबर पर रहा था, और इंडोनेशिया ने 31 स्वर्ण पदक जीते थे। ओके, ये भी आप नोट करते जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो किस देश में स्थित है? वो आपका नीदरलैंड में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को। ओके, 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को। अब जो इसका मुख्यालय है, जो मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। ओके, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब और एक इसकी जो राजधानी है, नीदरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, एम्स्टर्डम। ओके, ये नीदरलैंड की राजधानी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद अंडाशय जो परिवर्तित होता है वो होता है आपका फल में। किस में होता है? फल में।
ओके, अंडाशय परिवर्तन, अंडाशय के अंदर एक स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। ओके, तब वो जाकर ये फलों में निषेचन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डॉट 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पारे की। किसकी होती है? ये पारे की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को कहा जाता है। तो संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है एंजाइम, जाइलम। क्या कहा जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, जाइलम कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? जाइलम। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। क्या है ये? जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये संवहन बंडल में पाया जाता है। ये जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ओके, और पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। ये आप याद रखना, किसके द्वारा होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधों या जानवर से के बिना बनाया गया एक निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, तो ये कौन सा है? वो है आपका नायलॉन। क्या है ये? नायलॉन। नायलॉन जो कच्चे माल के बिना बनाया गया। ओके, किसके द्वारा? मानव निर्मित फाइबर है ये। यह पूर्ण एथलेटिक फाइबर है और नायलॉन एक रेशमी उसको बोलते हैं आपका थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों और अन्य मतलब आकारों में ढाला जा सकता है। किसमें ढाला जा सकता है? आकार ढालों में ढाला जा सकता है। चलिए, जो मैं आपको फैक्टर साथ के साथ बताता जा रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाना। ओके, क्या पता अगले कोई मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये पुलिस आपका कोई क्वेश्चन डालती है, क्या पता इसी में से कुछ भी पूछ ले, तो इसलिए इनको नोट साथ के साथ करते जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ओके, और विश्व का 11वां हिंदी सम्मेलन वो 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक, 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक, कब तक? 2018 तक को मॉरिशस में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था? मॉरिशस में। ओके, और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बेदास मध्य प्रदेश वर्ष 2021 में प्रस्तावित है। किसमें प्रस्तावित है? 2021 में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ने अधिग्रसित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो वो किसने किया था? वो किया था आपका जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया था, और ये डी मार्क भी कहते हैं इसके। ओके, ये किस सन में किया था? ये किया था आपका 1809 ईस्वी में। किस में किया था? 1809 ईस्वी में इसने ये प्रतिपादन किया था। ओके, और ये जैव विकास, और जो चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। ये चार्ल्स डार्विन है वो उसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं आपके जैव विकास के लिए। किसके? जैव विकास के लिए। ठीक है, जैव विकास के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि रीबूटिंग इंडिया और रियलाइजिंग एवं विलियम एसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है आपके? वो है आपका नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई। तो जो पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपकी विजय केलकर टास्क फोर्स। किसके द्वारा? विजय केलकर टास्क फोर्स। ये कब की गई थी जीएसटी लागू? तो 1 जुलाई, कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। ओके,
कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को की गई थी। जो इसकी स्थापना की जो सिफारिश पूर्ण रूप से विजय कलेकर टास्क फोर्स को समिति द्वारा की गई थी। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका बेंगलुरु में। ओके, अब ये कब किया गया था? ये किया गया था सन 2000 में। कब किया गया था? सन 2000 में ये स्थापित किया गया था। जो इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सन 2000 में की गई थी। किसमें की गई थी? 2000 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट साथ के साथ आप देखते जाना कि क्या फैक्ट है इसमें चल रहे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हमारे जीएस के क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम हिंदी की तरफ। हिंदी को भी देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए तो हम हिंदी को भी सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आराम आराम से करने वाले हैं फ्रेंड्स, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का कि वर्णों के कितने भेद हैं? जो वर्णों के जो भेद हैं वो हैं आपके 2। ओके, जो वर्णों के भेद हैं आपके 2 कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजक मूल स्वरों की संख्या। ओके, और जो मूल स्वरों की जो संख्या है वो है आपकी 11 तथा व्यंजकों की संख्या है वो क्या होती है? वो होती है आपकी 33। क्या होती है? 11 और 33 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो है आपकी योगिनी। कौन सा है? योगिनी। योगिनी एक, और ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ये आपका मालिक हुआ, कहार हुआ, आपका पाठक हुआ, ये सारे के सारे मतलब पुल्लिंग है और ये योगिनी आपकी स्त्रीलिंग है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो पुल्लिंग शब्द है उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? पुल्लिंग शब्द का वो हो जाएगा आपका धावक। धावक एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, जबकि अन्य शब्द स्त्रीलिंग है। ओके, वधू हो गई आपकी, गायिका हो गई आपकी, लेखिका हो गई, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है और धावक आपका पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का बहुवचन होगा। जो शिक्षक का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका शिक्षकगण। क्या होगा? शिक्षकगण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। जो कपड़ा है उस कपड़े का कारक पूछा हुआ है इसमें कि इसका कारक क्या होगा? तो इसका होगा कर्म कारक। क्या होगा इसका? कर्म कारक। कैसे? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म का कारक कहते हैं। क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अच्छा, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है जो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओके, इसकी विभक्ति ने है। जैसे राम ने, ये हो गया आपका कर्ता। रोटी, ये हो गई आपकी कारक। ओके, कर्म कारक। खाई, ये हो गई आपकी क्रिया। ओके, उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया है। ओके, करण कारक होता है एक करण कारक होता है ये वाला। ये करण कारक क्या होता है कि कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। ओके, चलिए इसकी जो विभक्ति है वो है आपकी से तथा के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मोहन पेन से लिख लिया। मोहन पेन से लिख लिया। तो इसमें जो लेख है आपका, जो लेख अधिकारक संज्ञा के जिस रूप में क्रिया होने या आधार का पता चले उसे अधिकारक भी कहते हैं। ओके, आप अधिकारक को भी आप समझ लीजिए साथ के साथ में। जैसे जिसकी विभक्ति में मैं तथा पर है। किसमें? अधिकारक की में मैं तथा पर है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अब जो मैं आया है वही आपका अधिकारक है। ओके, जितना आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इसमें कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो इसमें यह मेरी पर भेद पूछा हुआ है कि भेद क्या होगा? तो इसका भेद हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब ये क्यों होगा? दूर तथा समीप वस्तुओं का निश्चय पूरक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, सभी के सभी। ओके, चलिए जैसे यह मेरी पतंग है। ओके,
चलिए, अब सारे के सारे जितने भी ये सारे के सारे अगर मैं इनकी व्याख्या करूं तो वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। थोड़े बहुत फैक्ट हैं वो हम आपको बताते चलेंगे और आप उसे नोट करते चलना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। जो समझदार शब्द है विशेषण का कौन सा शब्द है, वो आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण है। जो चर्चा शब्द से बना विशेषण है वो है आपका चर्चित। कौन सा है? चर्चित है। चलिए अगला क्वेश्चन है धातु कहते हैं। धातु कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को। किसको? क्रिया के मूल रूप को। कैसे? जैसे क्रियावाद से उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ओके, समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। जो भूतकाल के हैं वो कितने भेद हैं? वो हैं आपके 6 भेद हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं? जैसे सामान्य भूत हो गया आपका पहला, जैसे सीता गई। ओके, ये सामान्य भूत में आता है। दूसरा होता है आपका भूतकाल मतलब आसन्न भूत, जैसे सीता गई है। तीसरा होता है पूर्ण भूत, सीता गई थी। साथ के साथ मैं आपको एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ। और इसमें चौथा होगा आपका अपूर्ण भूत, जैसे सीता जा रही थी। पांचवा होगा आपका संदिग्ध भूत, सीता गई होगी। और सबसे लास्ट होता है आपका हेतु मद भूत, यदि सीता जाती तो वह जाता। ओके, ये सारे के सारे मैंने आपको फाइंड कर दिए हैं कि ये जो भूतकाल के कितने भेद हैं वो 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, इनको साथ के साथ आप नोट करते चलना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव जो शब्द हैं वो बने हैं, वो किससे बने हैं? वो आपके बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से। किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से। जैसे तद प्लस भव। ओके, तद्भव, और उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम जो शब्द है उसको पहचानना है हमें, तो वो है आपका निद्रा। ओके, निद्रा आपका तत्सम है। आपका इसमें जो मोर है तद्भव, कान है आपका तद्भव होगा, और बंदर है आपका ये भी तद्भव होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी, पहाड़ पर्वत और पुस्तक। ये पहाड़ पर्वत और पुस्तक समूह सम्मिलन नहीं है, अन्य सभी समूह हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। जो सही विलोम शब्द युग्म है वो कौन सा है इनमें से? वो है आपका आदान प्रदान। कौन सा? ये आदान प्रदान है। ओके, चलिए जो साथ के साथ फैक्ट बताता जा रहा है वो फैक्ट हुए आप नोट करते जाना साथ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी के चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरा तथा। ओके, अनेकार्थी का शब्द क्या है? दूसरा और तथा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका दुष्कर। दुष्कर। ओके, क्या है वो? दुष्कर। दुष्कर मतलब जो काम कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा आपका दुष्कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपका नीड़। क्या बनाते हैं? नीड़। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ मतलब घोंसला, मतलब नीड़ वाली क्या होता है? घोंसला होता है। ओके, घोंसला बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है हमारा कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो जो अनु उपसर्ग से शब्द बनेगा वो बनेगा आपका अनुचर। क्या बनेगा? अनुचर, क्योंकि अनु का अर्थ है पीछे। क्या है इसका? अनु का अर्थ पीछे और समानता होता है। ओके, और अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द अनुगमन हो गया, आपका अनुज हो गया, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। ओके,
चलिए ये फैक्ट साथ के साथ आप नोट करते जाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यक्ष का प्रयोग हुआ है। जो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यक्ष का प्रयोग हुआ है वो है अक्कड़। किसका? अक्कड़ का हुआ है। तो भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यक्ष का प्रयोग हुआ है। और प्रत्यक्ष अभिकारी शब्दांश जिसको शब्द के अंत तक जोड़ा जाता है। ओके, प्रत्यक्ष दो शब्दों से बना होता है, प्रति प्लस अय। तो प्रति का अर्थ साथ में, अन्य तथा अर्थ का चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ साथ चलने वाला है। ओके, तो ये भी आप नोट करते जाना साथ के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। जो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा आपका होगा वो होगा आपका गीत प्लस अंजलि। क्या होगा? गीत प्लस अंजलि हो जाएगा इसका, गीतांजलि का संधि विच्छेद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो सही मिलकर स्कूल जाता है, इसमें एक त्रुटि है, तो वो क्या है कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। ओके, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप सही होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि रसोई घर में कौन सा समास है। जो रसोई घर में है वो कौन सा समास है? वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। ओके, जैसे रसोई घर के लिए घर यहाँ पर के विभक्ति का लोप हुआ है। ओके, के शब्द आया है, उसको विभक्ति का लोप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा इसमें, कि मैं खाता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा इससे? मुझसे खाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप मुझसे खाया जाता है, ठीक है। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहां कर्मवाच्य के रूप में जैसे आम खाया जाता है, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगले क्वेश्चन बोल रहा है मैं रोज पढ़ता हूं और वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा कि मैं रोजाना पढ़ता हूं। मैं रोजाना पढ़ता हूं, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है जो अभिकारी शब्द किसी वाक्य के होने का बताती है। ओके, होने का समय बताती है, उन्हें कार्यवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पिछले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि, ये सब सारे के सारे क्या हैं? ये क्रिया विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कि निम्न में से योजक चिन्ह है। जो निम्न में से जो योजक चिन्ह है वो है, हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये वाला क्या है? ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका आश्चर्य चिन्ह, विस्मयवादी बोधक चिन्ह, ठीक है। और ये है आपका योजक चिन्ह, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। जो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। क्यों घी के दिए जलाना? मतलब दीपावली पर घी के दिए जलाते हैं, तो इस समय श्री भगवान राम ने अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ओके, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। जो लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है वो हो जाएगा आपका लोक की उक्ति। ओके, क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति हो जाएगा। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग के विशेषण उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना, बाढ़, भाड़ नहीं भरना एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा ना होता। ओके, चलिए ये साथ के साथ फैक्ट में बताता जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाना आप, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे सॉरी फ्रेंड्स, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, रसभेद बताइए। इसमें जो रसभेद पूछा है वो क्या पूछा है? वो है आपका वीर रस। क्या पूछा है? वीर रस। कि चमक उठी सन 57 में तो वो तलवार पुरानी थी, तो वीर रस का उदाहरण है ये, ठीक है। ये आपको पता होगा, इससे ही आपको पता पड़ रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। ये वीरों की बात कर रहा है, तो ये वीरी रस होगा। ये ट्रिक आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा
कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 16। जैसे एग्जाम्पल में दूं आपके लिए, बदहु गुरुपद पदमु परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, कि बदहु, बदहु में आपकी 2 1 1 हो जाएगा। ठीक है, गुरुपद में आपकी 1 1 1 1 हो जाएगा और पदम में आपकी 1 1 1 हो जाएगा और परागा में आपकी, परागा में हो जाएगी आपकी 1 2 2। तो बराबर कितना हो जाएगा आप गिन लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 13 14 15 16, मतलब 16 मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि काली घटा का घमंड कटा। क्या है, काली घटा का घमंड कटा, अलंकार बताइए इसमें। इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे घटा शब्द की उत्पत्ति दोबारा में हुई है, किसमें हुई है, दोबारा में हुई है घटा शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, जिसमें प्रथम पद घटा का अर्थ सुंदर और मौसम तथा दूसरी घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ का अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये आप भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, वनों का मूल्य आंगने का क्या अर्थ है। तो वनों का जो मूल्य आंगने का अर्थ है वो है वनों का महत्व समझना। ठीक है, क्या है, वनों का महत्व समझना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आश्रय स्थल से अभिप्राय है, जो आश्रय स्थल है हमारा उससे क्या अभिप्राय है, वो है आपका रहने का स्थान। मतलब आश्रय स्थल क्या होता है, वो जिसमें हम जैसे घर बनाते हैं वो वही होता है आपका आश्रय स्थल। ठीक है, वो किसके लिए होता है, वन में विभिन्न विभिन्न प्रजातियां रहने वाली होती है ना, वो आश्रय स्थल बनाती हैं अपना जंगल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि वनों के संरक्षण में से क्या अभिप्राय है, जो वनों के जो संरक्षण है उससे क्या अभिप्राय है, तो वो है आपका वनों को बचाना। क्या है आपका, वनों को बचाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इसमें, चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। जो वन पर्यावरण की जो रक्षा करेंगे हम, तो वो करेंगे हम किसके, वर्षा कराने में सहायक बनकर। अब वर्षा कराने में सहायक बनकर हम वन की रक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। जो नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, वो हो रही है आपकी वनों के कारण। किसके कारण, वनों के कारण, क्योंकि नदियां अपनी भीतर जल की अमृत धारा संयोजक करके प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। जो जयद्रथ वध है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ओके, और चलिए फ्रेंड्स इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। जो अतीत का जो चलचित्र है वो है आपका महादेवी वर्मा की। किसकी है ये, महादेवी वर्मा की। ओके, ये थे फ्रेंड्स हमारे यूपी जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का जो पेपर है प्रीवियस, उसका पेपर है। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।